ईरान के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। ईरान जो एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है, यानी कि ऐसी कंट्री जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ पे चलती है, वो अब शायद से उसका नक्शा कुछ अलग ही होने वाला है। इब्राहिम रईसी जो वहां के कट्टर मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, उनकी अचानक ही एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो जाती है। इसके बाद ईरान में नए प्रेसिडेंट के लिए 28 मई को पहले चरण का मतदान होता है। वहीं 5 जुलाई को हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद ईरान में मसूद पेजेशकियान की जीत हो जाती है। ईरान में चारों तरफ जश्न और खुशियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि मसूद ने अपने ऑपोजिशन के एक इस्लामिक लीडर सईद जलीली को 40 लाख वोट से हरा दिया था। पेजेशकियान की पहचान एक उदारवादी और सुधारवादी नेता के रूप में है। अपने चुनाव अभियान के दौरान पेजेशकियान ने सख्त हिजाब कानून को आसान बनाने का वादा भी किया था। तो सवाल अब यह आता है कि क्या पेजेशकियान ईरान को लिबरल स्टेट बना पाएंगे? क्या ईरान में इस्लाम का प्रभाव कम होगा और क्या वहां की जनता असल में बदलना चाहती भी है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ईरान में आज हालात ये हो चुके हैं कि लोग अपने रिलीजन के साथ अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे हैं। आज ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें अब लोग जा ही नहीं रहे। अब तक ईरान में इन मस्जिदों को सरकार और वहां के धर्मगुरु अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए यूज किया करते थे, लेकिन अब जैसे ही लोगों ने धीरे धीरे यहां जाना बंद कर दिया है, तो इन धर्मगुरुओं और सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। अब तक ये लोग रिलीजन के नाम पर यहाँ के लोगों का अपमान किया करते थे। रिलीजन, लेखन और पुस्तकों की झूठी व्याख्या से लोगों को एक अच्छे जीवन से अब तक यहाँ वंचित रखा जा रहा था, और लोगों को क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीज ये धर्मगुरु और सरकार बताती आई है। इस तानाशाही शासक और इन रूल से परेशान होकर ईरान में कई महीनों तक हिंसक आंदोलन भी देखने को मिले थे, जो शुरू हुए थे सितंबर 2022 में, जब ईरान की रिलीजियस पुलिस ने 22 वर्ष की माशा अमीनी को हिजाब ढंग से ना ओढ़ने पर मार डाला था। लेकिन आज जो ईरान आप देख रहे हो, वो 45 साल पहले कुछ अलग ही दिखता था। यहाँ लड़कियां बिना किसी हिजाब के जो पहनना चाहे वो पहन सकती थी। यहाँ पर मेल और फीमेल साथ में पार्टीज करते थे। स्कूल्स और कॉलेजेस में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे, और यहाँ तक कि लड़कियां कार भी ड्राइव करती थी। आज ये शॉकिंग लग सकता है, मगर एक टाइम पर ये सब ईरानियन लोगों के लिए रियलिटी थी। लेकिन फिर इसके बाद खुद ईरानियन लोगों ने ही देश में तख्ता पलट कर दिया और आयतुल्लाह खोमैनी को लीडर के तौर पर चुना, क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि ईरान में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है और इस्लाम एक बैक स्टेप ले रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कोर इस्लामिक रूट्स की तरफ वापस जाएंगे, और आज हालात ये हो चुके हैं कि ईरान वापस से इन वैल्यूज को रिजेक्ट करने में तुला हुआ है, और वहां के लोग भी सेक्युलरिज्म की डिमांड कर रहे हैं। 1979 में ईरान काफी मॉडर्न देश हुआ करता था, और इसके पीछे का मेन रीजन था वहां के राजा शाह रजा पहलवी, जिनके थॉट्स काफी लिबरल हुआ करते थे। पहलवी एक ऐसे राजा थे जो ईरान में सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन लाए थे। पहलवी ने 1960 में ईरान में व्हाइट रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने पूरे ईरान को वेस्टर्न कंट्री की तरह एक मॉडर्नाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री बनाने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने आईआईटी की तरह ही ईरान में आर्य मेहर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स के जैसे पहलवी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस बनवाए, ताकि ईरान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रैपिडली ग्रो कर सके। इसके साथ ही वो चाहते थे कि ईरानियन स्टूडेंट्स विदेश में भी जाके पढ़े और हायर एजुकेशन ले सके। इसलिए उन्होंने काफी सारे स्कॉलरशिप्स देना चालू कर दिया। इससे हुआ ये कि ईरान के काफी ब्राइट स्टूडेंट्स ईरान गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से अमेरिका जैसी कंट्रीज में पढ़ाई कर पाए, और बाद में उन्हीं लोगों ने ईरान की डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम भी किया। पहलवी का मानना था कि ईरान के फ्यूचर लीडर्स एक पढ़े लिखे मॉडर्न सोच वाले होने चाहिए, और केवल यही नहीं बल्कि जब तक वो ईरान के रूलर रहे, उनके अंडर फॉरेन रिलेशंस भी काफी अच्छे रहे। आज जो ईरान अमेरिका एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं, उस वक्त अमेरिका और ईरान के रिलेशन फल फूल रहे थे। ये रिलेशन इतने अच्छे हुआ करते थे कि अमेरिका ईरान को पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। 1970 में ईरान खुद अमेरिका के वेपन्स का लार्जेस्ट परचेजर था, और इसके अलावा अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने तो खुद पहलवी के साथ मिलकर साल 1967 में ईरान की कैपिटल तेहरान में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लॉन्च किया था। बाद में फिर वहीं पर ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बनवाया। ये रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अमेरिका उस वक्त उनके लिए मल्टीपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाने वाला था। इससे आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका और ईरान का अलायंस कितना स्ट्रांग था। उस वक्त ईरान का एक अलग ही दौर चल रहा था, और वहां पर एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही थी।
शाह के रूल के अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे थे। शाह एक ऐसे विजनरी रूलर थे जिनके अंडर उस वक्त ईरानियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए नासा जैसी स्पेस एजेंसी के साथ हाथ तक मिला लिया था। लेकिन यहाँ पर अचानक ही ईरानियन हिस्ट्री में ट्विस्ट आता है और ईरान में एक बड़ा तख्ता पलट देखने को मिलता है। ईरान के एक रिलीजियस लीडर अयातुल्लाह खोमैनी ने 1979 में एक ईरानियन रिवॉल्यूशन छेड़ दिया, जिसमें ईरान के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया। पहले तो पहलवी को एक अमेरिका का एजेंट बताया और अमेरिका ईरानियन रिलीजन और कल्चर को खराब कर रहा है, उनका ऐसा भी कहना था। इस तरह खोमैनी ने लोगों को रिलीजियस इमोशंस के तहत जकड़ लिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से शाह पहलवी के रेजिम का अंत कर दिया गया और लोगों के मन में पहलवी के लिए इतना जहर घोल दिया था कि पहलवी को अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका ही भागना पड़ा। जैसे ही शाह को अमेरिका में शरण मिली, आयतुल्लाह खोमैनी के रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को बंदी बना लिया। इन हरकतों से अमेरिका ऐसा आग बबूला हुआ कि यूएस ने ईरान पर साल 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। फिर इसके बाद खोमैनी ने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उल्टा यूएस को ही पूरे ईरान और मिडिल ईस्ट में द ग्रेट सतन एंड एंटी इस्लामिस्ट कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद खोमैनी ने ईरान और मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स को फंड और बैक करना भी शुरू कर दिया। आज तो हालात ऐसे हो गए कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में शिया और सुन्नी का एक ऐसा जहर फैला दिया है कि इस रीजन में कोई भी मुस्लिम पीसफुली नहीं रह पा रहा है। ईरान की इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक यूएस ने उन पर न्यूक्लियर सैंक्शन से लेकर ऑयल सैंक्शंस और इसके अलावा कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। केवल यूएसए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज ने ईरान पे अलग अलग सैंक्शंस लगा रखे हैं। इस वजह से हालात ये हैं कि उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ पड़ा है और इन सब चीजों को आज वहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। खोमैनी की सरकार आने के बाद ईरान में तभी के तभी शरिया कानून लागू हो गया था, जिसके तहत ईरान में एक लड़का और लड़की पब्लिकली हाथ में हाथ डालकर नहीं चल सकते, साथ में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस और ट्रेन में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग डिब्बे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर मेल और फीमेल के लिए सेपरेट पार्क्स तक बनाए गए हैं। इसके साथ ही कपड़ों में भी वहाँ काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। शरिया लॉ के मुताबिक वहाँ पर हर औरत को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल्स को वहाँ पर कंपलसरी हिजाब और लूज क्लोथ्स पहनने ही पड़ते हैं जो उनकी पूरी बॉडी को कवर कर सके, और मेल्स को फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहनना कंपलसरी है, और जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है उनको सीधा जेल हो जाती है। यहाँ तक कि ईरान के वुमेन एमपीज को भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो उन्हें भी जेल की सजा होती है। इन रूल्स को कोई तोड़े ना, इसलिए खोमैनी ने वहाँ पे एक अलग से मोरल पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जगह जगह पर कैमरास भी इंस्टॉल करा रखे हैं जो ये मॉनिटर करते हैं कि कोई भी शरिया लॉ ना तोड़ सके, और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिख भी गया तो सीधा उसे जेल हो जाती है, जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जहाँ खोमैनी एक तरफ इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, वहीं कुछ टाइम पहले उनकी ग्रैंड डॉटर वेस्टर्न ड्रेस पहने किसी पार्टी में जाते दिखाई दी थी। अब आप पूरा गेम खुद ही समझ चुके होंगे। खोमैनी के लिए इस्लाम और इस्लामिक रूल्स तो सिर्फ एक बहाना है। इसके थ्रू वो लाखों लोगों को डरा धमकाना चाहते थे और उन पर रूल्स थोपना चाहते थे, और यही तो पॉलिटिक्स है। अब तक लोगों को एक अलग चेहरा दिखाया जा रहा था, उनके रिलीजियस सेंटीमेंट से खेला जा रहा था, और असलियत में रियलिटी कुछ और ही थी। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो हर एक डिक्टेटर धर्म या किसी और आइडियोलॉजी के नाम पर पावर को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है और फिर उसका फायदा उठाता है। अब ऐसी तानाशाही और हिपोक्रेट्स की सोसाइटी में आखिर कोई कैसे ही जा सकता है, खासकर कि एक ऐसा देश जो पहले इतना लिबरल हुआ करता था। जनता को रिलीजन के नाम पर कुछ नहीं मिला, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, और फॉरेन रिलेशंस खराब होने की वजह से देश और पीछे जा रहा है। सिर्फ धर्म के सहारे ही लोगों को अब तक रखा जा रहा है, और इसलिए जनता अब इन सब चीजों से परेशान हो चुकी है, जिस वजह से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अब वहां पर हार रहे हैं। ये सब शुरू हुआ एक 22 साल की लड़की की वजह से, जिसने पूरे ईरान में एक रिवॉल्यूशन ला दिया और लोगों के मरे हुए सोल्स को फिर से जगा दिया। हुआ कुछ यूं कि ईरान की मोरल पुलिस ने महसा को एक दिन अरेस्ट कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब ईरानियन ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं पहना था। महसा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि अंत में उसकी मौत हो गई। सोचिए, उसे ऐसी सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने बस
हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। इस इंसिडेंट ने ईरान की जनता के लिए एक स्पार्क का काम किया, जो इतने सालों से इस ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल से परेशान हो चुके थे। इस मुद्दे पर अपना कठोर विद्रोह दिखाने के लिए काफी सारे ईरानियंस सड़क पर उतर आए हैं और चारों ओर प्रोटेस्ट की आग फैल गई। इन प्रोटेस्ट में सबसे आगे थी ईरानियन औरतें। इस प्रोटेस्ट को लीड किया स्कूल गर्ल्स ने, जहां पर उन्होंने औरतों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज उठाई और ईरानियन ड्रेस कोड के अगेंस्ट उन्होंने अपने हिजाब चलाने शुरू कर दिए, यहां तक कि अपने बालों तक को काट डाला, जस्ट टू चैलेंज द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। इस प्रोटेस्ट के तुरंत बाद एक दूसरा प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, जिसमें ईरान के युवाओं ने ईरान के क्लेरिक्स मतलब कि रिलीजियस लीडर्स के टर्बन को चलते चलते गिरा दिया। ईरान में सिर्फ रिलीजियस लीडर्स को ही टर्बन पहनना अलाउड होता है। इसके साथ ही पूरी ईरानियन सोसाइटी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा ईरानियन स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि आज तक ईरान की गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे और वहां ये कंपलसरी है कि वो फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस टीचिंग्स को पढ़ें, और इसी के अगेंस्ट इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। इन्हीं प्रोटेस्ट में वहां के लेबर्स भी शामिल हो गए। उनकी डिमांड्स थी कि बेटर वर्किंग कंडीशन की, हायर वेजेस की और राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट यूनियन की। इसलिए आज ईरान में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि लोग इस्लाम को उनके ऊपर थोपे जाने से इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने मस्जिद तक जाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो गई हैं। इसलिए ही तो अब अचानक से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मौत हो जाती है, तो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। आज ईरानियन लोगों ने लिबरल थॉट्स रखने वाले मसूद पेजेश्कियान को चुना है इंस्टीड ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। पेजेश्कियान एक मॉडरेट सोच रखने वाले नेता हैं, जिन्होंने वेस्ट के साथ जुड़ने, इंटरनेट पर बैन हटाने और मोरल पुलिस द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का वादा किया है। लेकिन तेहरान में शक्ति का मौजूदा संतुलन पेजेश्कियान को गहरे बदलाव करने से रोकेगा। खुमैनी आज भी वहां के सुप्रीम लीडर हैं। वो ईरान में सुरक्षा तंत्र, न्यायपालिका, मीडिया और अधिकांश अर्थव्यवस्था सहित देश के सभी सत्ता केंद्रों को कंट्रोल करते हैं। भले ही पेजेश्कियान पर इतनी रुकावटें ना हो, लेकिन ये संभावना नहीं है कि वो वाकई में कई बदलाव ला पाएंगे, वो भी अपनी मर्जी से। हो सकता है कि आने वाले राष्ट्रपति खोमैनी के उतने क्लोज ना हो जितना कि राइसी थे, लेकिन पेजेश्कियान के सर्वोच्च नेता को खतामी और रूहान जितना चुनौती देने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये था ईरान में कट्टर इस्लाम का अचानक ही कम होने का रीजन। आपको क्या लगता है, क्या ईरान फिर से सेक्युलर कंट्री बन पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।